गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों, हम आजकल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बारी हल्का फुल्का सा देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आज के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? एक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? जिसके अंदर मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये रिलेशनशिप बताता है लोगों के बीच में, काम के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट। आगे अगर बात करें इस स्ट्रक्चर की हमें जरूरत क्यों होती है? बिकॉज शुरुआत में हम क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन जब हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज या लेवल ऑफ एक्टिविटीज एक बियॉन्ड, एक लिमिट के बियॉन्ड चले जाए, ठीक है ना, उस केस में हम सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे। देन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसको क्रिएट कैसे करते हैं बच्चों? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इफेक्टिवली एक सुपीरियर क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको कंसीडर करके ही अपनी स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आज जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ ऊपर ऊपर से। स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो तो बात करता है कि सुपीरियर कितने लोगों को संभाल सकता है इफेक्टिवली, जबकि स्पैन ऑफ कंट्रोल किसकी बात करता है कि एक सुपरवाइजर कितने एम्प्लॉइज को संभाल सकता है। बेसिकली एक सुपरवाइजर कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली संभाल सकता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से स्ट्रक्चर का अपर पोर्शन क्रिएट होता है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल की वजह से नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, वो पोर्शन क्रिएट होता है। ठीक है ना, अच्छा, फिर बच्चों हमने एक टॉपिक, चौथा टॉपिक था इसमें ही स्टार्ट किया था हमने, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड द लास्ट वन इज डिविजनल। ठीक है, फंक्शनल, whenever the whole organization is divided according to the major functions being performed by it। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे एंटरप्राइज को आप किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं? मेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करने हैं, बड़े फंक्शन जो परफॉर्म करने हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड जब हम कर देते हैं अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी फॉर्म को, देन बच्चों वो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज, जो मेजर एक्टिविटीज है उनके अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे सुटेबल होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो जाए, जब हमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी हो, और जब हमें हर एक एक्टिविटी में क्या चाहिए हो, स्पेशलाइजेशन चाहिए हो। और उसका डायग्राम मैंने आपको ये करा दिया था। आज के बच्चों फ्रेश टॉपिक्स की बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज क्या है? ठीक है ना, अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका क्या फायदा होगा? पहला है बच्चों फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। क्या होगा? फंक्शनल मतलब हमें, क्योंकि हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया फंक्शन के अकॉर्डिंग और उन्हें रेस्पेक्टिव बंदों को अलॉट किया है, तो और वो जो बंदा है, कंसर्न बंदा है, वो कौन सा ही फंक्शन परफॉर्म करेगा? जो उसको अलॉट हुआ है, जो हमने उसे एलोकेट किया है। हाँ बोलो, बार 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 उसे वही फंक्शन, उसी फंक्शन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो पर्टिकुलर उस काम को करने में माहिर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो स्पेशलाइजेशन होगा ना। तो वही बोला है यहाँ पे कि जब हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें रेस्पेक्टिव फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन होता है। प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग में, सेल्स वाले को
बिकॉज एक को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो उसके काम में उंगली नहीं करेगा, वो केवल वो देखेगा जो उसको परफॉर्म करना है और रिपीटेटिव बेसिस पे उसी को परफॉर्म करता जाएगा, तो इससे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन since each department has to perform a specific function। क्या सेल्स वाले ने मार्केटिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है क्या? ह्यूमन रिसोर्स ने फाइनेंस को करनी है क्या? नहीं ना, बिल्कुल। तो बोल रहे हैं कि हर एक फंक्शन ने, हर एक डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है वो पर्टिकुलर बंदे को क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। ठीक है। इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। जब एक इंसान एक ही काम को बार बार करेगा तो इससे उसकी एफिशिएंसी क्या होएगी? इंप्रूव होएगी एम्प्लॉइज की। एंड एबल टू गेन स्पेशलाइजेशन। पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे हैं उन्हें बस लिमिटेड काम करना है अपने ही एरिया का, अपने ही जो एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी है बार बार वही करेंगे, तो उन्हें वो उस काम में क्या ले पाएंगे? स्पेशलाइजेशन ले पाएंगे। ठीक है। एक बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो ना? नहीं ना? अच्छा, दूसरी बात करते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे को सारी एक्टिविटीज देखनी है क्या? मेरे को जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, लिमिटेड करनी है, लिमिटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, अनलिमिटेड को? अनलिमिटेड, लिमिटेड। और लिमिटेड भी वो एक एरिया की है या अलग अलग एरिया की है? तो बच्चों कंट्रोल करना क्या होगा मेरे लिए? जब मेरे को 70 काम संभालने होते हैं तो मैं पागलों जैसे बिहेव करता हूँ, है ना। जब मेरे को पता है कि मेरे को बस यही काम करना है, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या कर पाऊंगा? बड़े अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा और कोऑर्डिनेशन भी उसमें मेंटेन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। क्या बोल रहे हैं? विद इन अ डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हम एक्टिविटीज को बड़े अच्छे से क्या कर पाएंगे? परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे और उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना। ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म। मैं जब से ये बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज मेरे को लिमिटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और लिमिटेड भी जो है वो एक ही एरिया की है। ठीक है ना। तो सिमिलैरिटी है टास्क में। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक टास्क तो अलग परफॉर्म कर रहे हैं, एक का बिल्कुल वो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो सारी की सारी किसके रिगार्डिंग है बच्चों? प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो उसके लिए और उसको उसमें क्या भी है? नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी होगा, तभी तो हमने उसे वो काम सौंपा है। तो उसके लिए उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाना और उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाना बड़ा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। पहला फायदा क्या? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। दूसरा, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। बहुत जेनरिक पॉइंट चल रहे हैं। एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी। आप सोचो कैसे? पूरे काम को इकट्ठा करके करोगे तो एफिशिएंसी आएगी, काम को डिवाइड करके रेस्पेक्टिव बंदा परफॉर्म करेगा तो एफिशिएंसी आएगी। सिंपल। देख लो वही लिखा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स आर स्पेशली अपॉइंटेड फॉर ईच फंक्शन। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हीं बंदों को हायर किया जाता है पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इससे क्या इंप्रूव होती है बच्चों? और स्पेशलाइजेशन भी आता है तो उससे भी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और फाइनली क्या इंक्रीज होता है? प्रॉफिट। बच्चों, बिकॉज एफिशिएंसी का सीधा सीधा संबंध किसके साथ है? प्रॉफिट के साथ। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, जितनी कम एफिशिएंसी होगी उतना कम प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है अवॉइड्स डुप्लीकेशन। बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्यों? जब काम को डिवाइड कर दिया, पर्टिकुलर बंदे को सौंप दिया, तो ये काम कोई दूसरा क्यों करेगा? यही करेगा ना, और उसका काम वही करेगा। समझा ना? तो काम के मतलब दोबारा होने के चांसेस क्या है? ना के बराबर है, बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, बिकॉज हमने काम को डिवाइड करके पर्टिकुलर बंदे। ये तो ऐसे तो उसने भी बोला था ना, डिवीजन ऑफ वर्क ने भी बोला था ना। मतलब ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर चल रही है ये किसके बेसिस पे चल रही है ना? डिवीजन ऑफ वर्क ही तो बता रहा है ना कि ये करो, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाई जा रही है। तो वही सारे पॉइंट बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं रिपीट में। ठीक है। तो इससे डुप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हो आप। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये समझ लो, शायद कुछ बच्चों को पता हो,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? हाँ, जब हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो बड़े स्केल पे करते हैं, और बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से बच्चों जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट होती है ना वो कम आ जाती है। समझो, अभी मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं 100 शर्ट्स बना रहा हूँ। कितनी शर्ट बना रहा हूँ? और उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल लेके आता हूँ। लेकिन अगर मैं ये शर्ट के प्रोडक्शन को बड़े स्केल पे करूँ कि दिन की मैं 1 लाख यूनिट क्या बना रहा हूँ, शर्ट की बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, मेरे को रॉ मटेरियल अब 1000 के हिसाब से लाना पड़ेगा कि 1 लाख शर्ट्स के? और मैं क्या नेगोशिएट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ सप्लायर से मेरे? भाई साहब पहले कितनी शर्ट का फैब्रिक ले रहे थे? 1000 का। तो आप रेट महंगे लगा रहे थे। ये बताओ दिन की हमारी कितनी लाख यूनिट की प्रोडक्शन है? 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन है। महीने में कितनी है? 30 लाख की ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 30 लाख यूनिट की प्रोडक्शन है महीने में हमारी। ये बताओ फैब्रिक क्या भाव लगेगा? अरे बाबूजी कैसी दिक्कत, कोई दिक्कत कोई ना है, बैठ के बातचीत कर लेंगे, जो होगा, जो सबसे उचित होगा, जो सबसे वाजिब होगा वो लगा देंगे। हाँ बोलो। मैं बाकी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ पहले से रेट कम होंगे नहीं होंगे? एक बात, बात समझ में आ रही है? बड़े स्केल पे बच्चों जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक चैप्टर हम पढ़ के आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, है ना? तो कॉस्ट हम पढ़ के आते हैं वहां पे कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है बच्चों, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो यू शेप्ड होती है। कैसी होती है? जैसे जैसे हम आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कम होती है, एक लेवल के बाद बढ़ना। अब ऐसे कोई ना होगी कि हम प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, हाँ अंकल कितने की लगाओगे, कितने की लगाओगे, वो कह रहे हैं मेरे को ले जा अपने घर, ठीक है ना? ऐसे कोई ना होगा, एक लेवल तक ही तो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगी। चलो ठीक है। सारे बच्चों को एवरेज फिक्स कॉस्ट भी पता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, उसे एएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का कुछ याद आ रहा हो तो उसका जो कर्व होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? अब ये क्या होता है भैया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है कि जिसके नीचे कोई भी बना हुआ जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, जान दो, इतना डिटेल में नहीं जा रही है, ठीक है ना? आया है क्या याद? अच्छा, मैं क्या पूछना चाहता हूँ बच्चे, हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी लाके खड़ी करी, हम 1 यूनिट बना रहे हैं, उससे जस्ट कितनी यूनिट बना रहे हैं? वो एक के 1 लाख रुपए किसके ऊपर एलोकेट हो जाएंगे? 1 यूनिट के ऊपर। तो 1 यूनिट को बनाने की जो फिक्स कॉस्ट आई है, यानी कि एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो कितनी आई है? 1 लाख रुपए। और यहीं पे अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाऊं तो इसको बनाने की मतलब इसके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई वो कितनी होगी? 1 रुपया। 1 रुपया बेटा। मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए की मशीनरी लेके आए हम, और 1 यूनिट बनाई, एक शर्ट बनाई। तो एक शर्ट को बनाने के लिए पूरी मशीनरी लेके आए हम, तो वो एक के 1 लाख रुपए किसके ऊपर एलोकेट हो जाएंगे? एक ही शर्ट के ऊपर। लेकिन अभी हम 1 लाख रुपए खर्च करके जो मशीनरी लेके आए थे उससे कितनी शर्ट बनाने लगे? तो एक शर्ट को बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 1 रुपए। 1 लाख रुपए खर्च करे, कितनी ही यूनिट बनाई हमने? 1 लाख। करते थे ना बच्चों, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एक यूनिट को बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 1 रुपए। और बच्चों जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है, ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? तो बच्चों एक बात मैं ये तो समझाना चाहता हूँ आपको कि जब भी हम बड़े स्केल पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना? नमन भैया इसका यहाँ से क्या मतलब है? एक बात बताओ बच्चे, हम स्ट्रक्चर बनाई कब रहे हैं? जब हमारा बिजनेस छोटा होगा या बड़ा होना स्टार्ट होगा? और जब हमारा बिजनेस बड़ा होना स्टार्ट होगा तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों हम किसका बेनिफिट एंजॉय करेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। किसका? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या बोलती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बोलती है कि आप बड़े स्केल पे क्या करो, प्रोडक्शन करो, तो इससे आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? और आगे देखना क्या लिखा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आगे, क्या लिखा है? अब दोबारा पढ़ना पूरा का पूरा पॉइंट क्या लिखा है। इससे एक तो काम दोबारा दोबारा नहीं होता, ठीक है ना? और जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का को हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना? काम दोबारा नहीं होगा, और बड़े स्केल पे हो रहा है, डिवाइड करके हो रहा है, कॉस्ट ऑलरेडी कम हो रही है। देखो दो बात चल रही है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये हालांकि
ठीक है, इन्होंने लिख दिया, मैं बता रहा हूं, लेकिन ये और ये बिल्कुल अलग ही चल रहा है। इन्होंने ये लिखा ना डुप्लीकेशन, और उसके सामने ये लिख दिया। मैं इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता कि डुप्लीकेशन के ना होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं होता। होता क्या है बेसिकली बच्चों, हमें काम को एक बार परफॉर्म करने की जरूरत है, समझ रहे हो आप, और हम उसी काम को दो बार ही परफॉर्म कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? हाँ बोलो ना। इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कोई मतलब नहीं है। लिखा है ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझो ये दोनों बातें अलग अलग है। मतलब दोनों से क्या ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेशन अवॉइड होगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, और दोनों से कॉस्ट बचती है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर डुप्लीकेशन को मैंने बचा दिया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगी। लिखा है, बस लिखने के लिए देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, एनसीईआरटी में वैसे ही लिखा है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग चल रही है। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो कॉस्ट बचेगी, और इकोनॉमी जब, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो कब बना रहे हैं, जब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, यस और नो। तो हम किसको एंजॉय कर रहे होंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब हम किसको एंजॉय कर रहे होंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारी कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट है वो तभी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही। मतलब कॉस्ट दो तरीके से कम हो रही है हमारी, एक तो डुप्लीकेशन ना होने की वजह से, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करने की वजह से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है तो बच्चों दोनों ही कॉस्ट कम होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है और फिक्स कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे आप बोल रहे हो वैसा ही, वेरिएबल से मतलब है, मेरे चार कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट, और दोनों के एवरेज वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा मतलब उससे ही है, ठीक है ना, कि जो एवरेज वाली जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब है एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाता है वो क्या होती है, सिंपल बच्चों। जैसे मैंने अभी, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब हालांकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है उसका। अभी मैंने एक पब्लिशर को कांटेक्ट किया, एक प्रिंटर को कांटेक्ट किया कि हमें क्या करना है कि बुक्स की प्रिंटिंग चाहिए। क्या चाहिए, बुक्स की प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला भाई साहब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मैंने बोला ये कोई 500-600 की रिक्वायरमेंट है करंट टाइम पे, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अगर आप 500-600 की प्रिंटिंग कराओगे तो ये जो प्रिंटिंग की जो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हो कि जिस तरह की बुक आप चाहते हो, तो उसकी कॉस्ट लगभग लगभग ऐसी आएगी 400-450 के बीच में। और ये कॉस्ट कितनी भी जा सकती है, 500 रुपए तक भी जा सकती है, ठीक है ना, एक बुक की पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 500-600 की लोट साइज में प्रिंट कराते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये मिनिमम नंबर कितना कर देते हो, 1000 कर देते हो, कितना कर देते हो, तो ये कॉस्ट घट के अराउंड 350 के आसपास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये चल क्या रहा है। हम्म, बेटा प्रिंटिंग में आप समझो, यहाँ पे धंधा समझो, डिकोडिंग धंधा। हाँ, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कैसे बच्चों, जब भी हम 600 बुक्स छपवाएंगे, ठीक है, 500-600 के साइज में छपवाएंगे बुक्स, तो बेसिकली उसकी जो मोल्ड, डाइज, फिक्सचर्स है ना, जो बेसिकली फ्रेम होगा मशीन का, वो तो बराबर लगेगा। और बुक्स कितनी बनेगी, 500-600। और लेकिन अगर हम 1000 प्रिंटिंग कराते हैं, 1000 बुक्स की प्रिंटिंग कराते हैं, तो उतना ही मटेरियल लगना है, डाई जो लगेगी वो उतनी ही लगेगी, लेकिन उसमें क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हाँ बोलो, उतनी ही कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उतनी ही कॉस्ट में, ओवरऑल कॉस्ट में यूनिट कम प्रोड्यूस होगी, नीचे में यूनिट कम प्रोड्यूस होगी, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी। सीधा सीधा किसका खेल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। किसका खेल है, सिंपल सी बात है यार, कहीं पे भी आप अप्लाई करो। मान लिया तुम बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, अभी तुम्हारे एक एक्स बच्चे हो, तुम यहाँ पे एक एक्स नंबर है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरे साल की फीस कैलकुलेट करके बताई। सिंपल सी बात है यार, जैसे जैसे ये नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लिया जस्ट ये नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, तो आपकी फीस में लगभग लगभग 25% का फर्क आ जाएगा। कितना फर्क आ जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बैच साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिकॉज अभी आपकी लेट सपोज क्वांटिटी क्या है, कम है, जो नंबर्स है वो क्या है, कम है।
लेकिन मुझे बताओ जो फिक्स कॉस्ट है वो तो बराबर से उतनी ही आएगी ना, ये तो सारे बच्चे समझते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो जो फिक्स कॉस्ट का जो एलोकेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सीधा उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, फीस के ऊपर पड़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट हर धंधे में अप्लाई होता है, सिंपल। अभी देखो यहाँ पे अवॉइड डुप्लीकेशन कह रहे हैं कि इससे काम दोबारा नहीं होता, जिससे कॉस्ट बचती है। हालांकि इसने बोला कि विच लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ठीक है लिखा है तो बता दे रहा हूँ। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग है, डुप्लीकेशन से भी कॉस्ट अलग से कम होएगी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्योंकि बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। फाइनली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस जब कॉस्ट क्या होएगी, कम होएगी, तो प्रॉफिट क्या होएगा, सिंपल, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है ईज इन ट्रेनिंग। ईज इन, अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बारी के लिए इमेजिन करो कि हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाई और हम जिसको मनाए जो काम आए वो दे देते हैं, ठीक है ना। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमें ट्रेनिंग देनी है, बताओ कैसे पता लगाए कि किसको कैसी ट्रेनिंग दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने फंक्शंस डिवाइड करके रखे हैं। मुझे ये बताओ, मैं फाइनेंस वाले बंदे को मार्केटिंग की ट्रेनिंग क्यों दूंगा, फाइनेंस वाले को फाइनेंस की ट्रेनिंग दूंगा, मार्केटिंग वाले को, है ना। एक डिपार्टमेंट वालों को, उनको नॉलेज भी है उस फील्ड की और उन्हें उन्हीं के रिगार्डिंग कुछ अपडेट करना है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर सबको इकट्ठा करके भारत माता की जय चलो आजा हम तुम्हें सिखाएंगे, किसको क्या सिखाए पहले तो ये नहीं पता पड़ेगा। वो कहेगा भैया सर मेरे को नहीं आ रहा ये काम, मेरे को नहीं आता ये काम, मेरे को मत सिखाओ, इसको बता दो। वो इसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, है ना। तो हम सिखा ही नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग दे ही नहीं पाएंगे हम। लेकिन अगर हमने फंक्शंस डिवाइड किए तो पता है यार, मार्केटिंग वाले में घुस करके किसकी ट्रेनिंग देनी है, कोई मना भी नहीं करेगा, करके तो दिखाऊं मना, कैसे करेगा मना। और उनको सिखाना आसान है क्योंकि उनको पहले से काम आता है ना। अब तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, तुम फाइनेंस वाले को, अरे बंदर को तुम तैरना सिखाओगे तो मुश्किल होगी ना, मछली को ही, मछली को ही क्या होगा, और अपडेट करोगे तैराकी में, स्विमिंग में, तो अच्छा होगा ना। वो आसान है ना, एफर्ट क्या करने पड़ेंगे, कम डालने पड़ेंगे। वरना पहले फिर तुम ये छाटो वापस से कि बंदर कौन है, बंदर को पेड़ पे चढ़ना सिखाना है, और मछली कौन है, मछली को तैरना सिखाना है, सिंपल। इज इन ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, वो क्या है ना कि आजकल जमाना क्या है, बहुत डायनेमिक है, तो इजी को क्या बोल रहे हैं, ईज बोल रहे हैं, आसान होगा, ठीक है ना। जैसे इजी होता है ना, EASY, तो वाई को हटा करके क्या बोल रहे हैं, ईज, ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इजी इन ट्रेनिंग, पर उसके लिए बस एक और वर्ड ऐड ऑन करना पड़ेगा, इजी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलते थोड़ा सा मतलब एलिगेंट सा लगता है कि हाँ ईज इन ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा भारीपन है, इंग्लिश का भारीपन है। ईज इन ट्रेनिंग, ठीक है ना, ट्रेनिंग देने में क्या होगी, आसानी होगी, और ट्रेनिंग कराने में क्या होगी, आसानी होगी। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, it makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills। थोड़ा समझाओगे मेरे को, हाँ। ट्रेनर के लिए भी आसान होगा, ट्रेनी के लिए भी आसान होगा। ट्रेनर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में घुस गया तो उसे पता है ना मेरे को किसकी ट्रेनिंग देनी है, उसे ये पता है कि मेरे को लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स पे काम करना है, कोई मेरे को मार्केटिंग का सवाल नहीं पूछेगा, वो उसी में मास्टरी करके आएगा, और इनको सिखाना आसान होगा, यही बोल रहा है। आगे, प्रॉपर अटेंशन, हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर अटेंशन पे कर पाएंगे, कैसे, हाँ वो तो चलो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हो गया। आप ये पूरा ओवरऑल बिजनेस के रिगार्डिंग पॉइंट है, कैसे। एक तो ये है कि मेरे को सारी एक्टिविटी को फोकस करना है, सारी की सारी एक्टिविटीज को, मतलब धंधा चलाने के लिए, है ना। और एक ये है कि मैं तो फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं तो कौन हूँ, फाइनेंस मैनेजर हूँ। तेल लेने जाए कंपनी, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरी कंपनी तो कौन है, मेरा डिपार्टमेंट ही मेरी कंपनी है,
बात खत्म। प्रॉपर अटेंशन, प्रोडक्शन वाला आकर के मेरे पास रो रहा है, अरे भैया लगी पड़ी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सीईओ ने पूरा डंडा करके रखा है, एम्प्लॉइज मेरे को संभालते नहीं आ रहे, ठीक है ना, वो निकल निकल के भाग रहे हैं, कभी स्ट्राइक कर रहे हैं। करता रहे यार, जस्ट चिल बेबी, ठीक है। टेंशन ना तो देने का। मेरी कंपनी, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सारा रोना मेरे पास मत रो। प्रॉपर अटेंशन, मेरा फोकस देख, ये बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने में है। ये बैलेंस शीट के अंदर कुछ नेगेटिव नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत लॉसेस आ रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत लॉसेस आ रहे हैं, जस्ट मेरे को इनको क्या करना है, काम डाउन बेटा, काम डाउन, है ना, रिलैक्स। मेरी कंपनी यही है बस, मेरी कंपनी यही है, तू तेरा देख। प्रॉपर अटेंशन, देखो ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू। अरे एक बंदा कोई ना हायर करके रखा है इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए रेस्पेक्टिव अलग अलग बंदे हैं, तो सब किस पे ध्यान देंगे, या पड़ोस वालों पे ध्यान दोगे? ए पड़ोसन, अब फिर कहते हो चेंज कर दिया बीच में रिकॉर्डिंग। हाँ जी, प्रॉपर अटेंशन, है ना, केवल अपने वाली पे ध्यान देंगे, मतलब अपने वाली एक्टिविटीज, अब सुन लो पहले पर, अपने वाली एक्टिविटीज पे ध्यान देंगे, दूसरे वाली एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इंश्योर दैट, फंक्शनल स्ट्रक्चर ये इंश्योर करती है कि डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, कि उन्हें बराबर से इज्जत मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिलेगी भाई, मिलेगी, है ना, बिकॉज रेस्पेक्टिव बंदा क्या किया हमने, हर एक फंक्शन के लिए अलॉट किया है, ठीक है। फाइनली एडवांटेज क्या है इसकी, स्पेशलाइज्ड सीआईडी ट्रेनिंग कैन डेवलप अटेंशन। यार जब स्पेशलाइज सीआईडी ट्रेनिंग देंगे हम, तो अटेंशन डेवलप नहीं होगा क्या? हाँ होगा। स्पेशलाइज्ड बोलो, स्पेशलाइजेशन मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सी फॉर कंट्रोल, ठीक है ना, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई फॉर, आई फॉर इम्प्रूव, और किसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। स्पेशलाइज्ड सी आई डी, डी फॉर duplication, avoid duplication, specialized CID training is in training, specialized CID training can develop attention, हाँ जी, proper attention। वापस से बोलो बिना देखे, functional specialization, C for effective control and coordination, I for improve efficiency, D for duplication, avoid duplication, specialized CID training, is in training can develop attention, simple। आगे चल सकते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहला बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्रोडक्शन वालों के बीच में, सेल्स वालों के बीच में और मार्केटिंग वालों के बीच में, सबसे ज्यादा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्शन वाले के अपने टारगेट थे क्या, कि मेरे को एक एक्स नंबर ऑफ यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। सेल्स वाले के अपने टारगेट थे कि मेरे को एक्स नंबर क्या करने हैं, सेल करने हैं। अब मार्केटिंग वाला इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो वो मार्केटिंग करेगा ना, वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन तभी तो चलाएगा ना, ये प्रोडक्शन करेगा। इधर इसने बहुत भारी मतलब मार्केट में माहौल बना के रखा, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट वो है, ऐसा कर देगा, चमका देगा तुम्हें, प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं है, तो बताओ मार्केटिंग वाला क्या ही कीजिएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग की जा रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन की जा रहा है, सेल्स वाला सेल्स ही नहीं कर रहा, ये आपस में लड़ रहे हैं, कौन, मार्केटिंग वाला और सेल्स वाला। मैनेजमेंट ने दोनों को बुला करके मैनेजमेंट ने दोनों की क्लास लगाई, भाई तू मार्केटिंग कर रहा है, ये सेल्स नहीं कर पा रहा, तो तेरा मार्केटिंग करने का फायदा क्या? हाँ बोलो ना, ठीक है ना।
वो कह रहा है कि इसने मार्केटिंग कैंपेन क्या चलाया है, गलत चलाया है। वो कह रहे हैं कि इन पे सेल्स नहीं आती करनी, उधर कस्टमर तो आता है, ये उसको गाली देके भेज देते हैं। ठीक है ना, मतलब इन्होंने सेल्स की टीम में बंदे ना बहुत ज्यादा हाइपर रखे हुए हैं, है ना, जो लूज टेम्पर है, जिनका ना अपने आप के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, वो कस्टमर ने बोल दिया वाहियात प्रोडक्ट है, वो चार गाली तो तभी सुनाता है, बुलाओ देखो, मैं बताता हूँ कौन कौन बंदे, मार्केटिंग वाला बोल रहा है ऐसा, बुलाओ ना इसकी टीम के बंदे को, बुलाओ देखो। या एक बार ऐसा करो ना, तुम 4-5 कस्टमर को भेजो, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलो प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लास्ट टाइम भी लेके गए थे, और ये तो भैया बड़े बदतमीज है, इनको तो बोलने की अकल ही नहीं है, तमीज ही नहीं है। वो देखो, वो चार गाली तो तभी सुनाएगा। कस्टमर तो आ रहा है, मार्केटिंग का काम है कस्टमर को लाना। ठीक है ना, सेल्स तो यही करके भेजेंगे, हम तो लीड जनरेट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो क्लैश होते हैं ना, वो किसके बीच में होते हैं? प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग के बीच में। सबके अपने अपने टारगेट है। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा और सुनो इसके बारे में। प्रोडक्शन वाले के अपने टारगेट थे, वो पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ है कि इतना प्रोडक्शन करके छोड़ूंगा, सांस ही जब ही लूंगा, रोक के रखी है सांस कि जब तक ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता, मशीनरी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स है वो क्या हो गए? चेंज हो गए। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, उसे ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं अब। जिस टाइम इसने कसम खाई थी जीने मरने की कि इतना प्रोडक्शन करके ही दम लूंगा, उस टाइम कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम बीतता गया, 15-20 दिन हो गए, और 30 दिन हो गए, एक महीना 1.5 महीना हो गया, मार्केट में और भी ऑप्शंस आ गए, और कॉम्पिटिटर आ गए। कस्टमर को उनका प्रोडक्ट क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लेकिन इसने तो जीने मरने की कसम खाई है कि हम तो दम ही कब लेंगे। सेल्स वाला बोल रहा है भाई सेंटिमेंट्स बदल चुके हैं, मार्केटिंग वाला भी ये इनपुट दे रहा है, कस्टमर कुछ और चाहता है, तू प्रोडक्शन क्या कर दे, स्टॉप कर दे। वो कह रहा है ना, मैंने तो जीने मरने की कसम खाई है कि इतना तो पूरा करके ही छोड़ूंगा, दम ही जब लूंगा। अब ये कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो आपस में बच्चों क्या हो रही है, इनमें नोक झोंक हो रही है, क्या हो रही है? ऐसे थोड़ा हल्का, मतलब हाथापाई नहीं हो रही है, लेकिन कहासुनी ऐसी हो रही है कि भाई तू बंद कर दे। वो कह रहा है नहीं नहीं मेरे टारगेट है, मैं कैसे, ये ज्यादा उंगली कर रहा है ना, कह रहा है तू अपने काम से मतलब रखना। हाँ बोलो ना, अरे अभी ऊपर बोला था ना कि फायदा ये था कि मेरे को अपने काम से मतलब रखना है, तो फिर ये बोलेगा नहीं दूसरे वाला कि तुझे भाई तू मेरे काम में काहे उंगली कर रहा है, तू अपने से क्या करना, अपने काम पे फोकस कर, अपने से मतलब रख, मेरे को क्यों बता रहा है? मतलब बाप को ही बता रहा है, अरे भाई प्रोडक्शन मैनेजर हम है कि तू है? हमें नॉलेज है कि तुझे है? हमें बता रहा है बिल्ली 20 की और जोड़ा 60 का। ठीक है, मत बताओ यार, हमें मत बताओ। तो बच्चों देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? सबका इंटरेस्ट अलग अलग जा रहा है। सुनो सुनो, काम किसके लिए कर रहे थे? कंपनी के लिए। किसके लिए? कंपनी गई तेल लेने। मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, मेरे वो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, सेल्स वाले के अपने ऑब्जेक्टिव है, वो उसमें लगा पड़ा है, और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी का। ऐसा एक पॉइंट और आएगा नीचे, वो वहां पे बताऊंगा, फंक्शनल एम्पायर करके एक हेडिंग आएगी, तो वो चीज देखो इधर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या हो सकते हैं? मतलब लड़ाई झगड़े, कहासुनी हो सकती है बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स इफ देयर इंटरेस्ट आर नॉट मैच। 36 का आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल्स डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन। सेल्स डिपार्टमेंट तो किसके ऊपर फोकस कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का कैसा डिजाइन होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कस्टमर को अच्छा लगता है ना। सेल्स वाला बोल रहा है अरे छोटे छोटे बच्चे को वो अच्छा लगता है कि छोटे भीम की कुछ पैकिंग बनाओ, क्या बनाओ, वो उन्हें वो अच्छा लगता है, वो उसको बहुत बड़े आसानी से ले लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, चुटकी बना रहे हैं हम। बस चुटकी की पैकिंग बनाएंगे, भीम की नहीं बन सकती। उसके लिए चेंज करना मुश्किल है, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा, दरअसल क्या है ना बच्चों, आज के टाइम में
इंसान वही काम करना चाह रहा है, ज्यादातर लोग वो काम करना चाह रहे हैं जिनमें उनको सहूलियत हो। ठीक है, अभी कल हमारे यहाँ पे एक प्लम्बर आ रहा था, तो मैं उसे रिक्वायरमेंट बता रहा था कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। जो भी काम बोलूं, बोला ये तो होगा नहीं, जो भी काम कहो ये तो होगा नहीं। बिकॉज क्या है कि हमारा वो पहले फिटिंग हुई हुई थी उसकी, वो लोहे के पाइप आते थे, ठीक है ना, उनमें उन्हें दिक्कत जाती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आजकल फिटिंग होती है किसकी? प्लास्टिक के पाइप की। उसमें से एक हल्का सा वो आरी का पत्ता आता है, उससे कट मारा, ट्यूब चिपकाई, एल्बो लगाई, टी लगाई, भारत माता की जय। 1 घंटे में, मतलब जो हमने नई फिटिंग कराई उसे तो वो एक स्पेसिफाइड एरिया में 1 घंटे में करके चला गया। लेकिन सुबह से शाम तक उस पे लोहे का एक पाइप में वो चूड़ी नहीं बनी, चूड़ी बनानी होती है बेसिकली उसमें, तो वो चूड़ी नहीं बनी सुबह से लेकर शाम तक, और पूरा उसने दम लगा दिया। नालायक ने क्या किया, पाइप भी गलत जोड़ के गया। अब बस क्या पूछो, छोड़ो, जान दो, वो तो रहने दो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हर एक इंसान क्या करना चाहता है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है जिसमें उसे, हाँ मतलब उसे आसानी हो। ठीक है, मैंने बोला कि ये ऐसे करना है, गेट वाली यहाँ पे क्या दीवार में ऐसे कर, झीरी कर, और उसमें ना वहां से हटा करके ये गेट वाल यहाँ लगा, ताकि कोई भी बंदे को, मतलब छोटा बच्चा भी अगर आए गेट वाल करने के लिए, तो उसको हाइट उसकी ऐसी हो कि वो कर दे। वो ऊपर में दिक्कत आती है, उधर जाना पड़ता है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है ऊपर बंदर भी खेलते हैं उनके साथ, बंदर घुमा देते हैं अपने आप, टैंक खाली हो जाता है। ठीक है ना, तो वैसा, तो कह रहा ये तो होगा नहीं। अब जो भी काम बोले, कह रहे ये तो होगा नहीं। मैंने बोला तो ये काम को हम करेंगे, मिस्त्री तू है कि हम है, प्लम्बर तू है कि हम, हर काम को ही बोल रहा होगा नहीं। और कुछ भी आसान सा काम हो, कह रहे हाँ ये हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा लोड आए ये होगा नहीं। तो अभी क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि हर एक इंसान ये देखना चाहता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कहूँ नोट्स बनाने हैं, तुम कहोगे ये तो होगा नहीं। मैं कहूँ कि मैं रिवीजन कराऊंगा, अरे तुम बोलते रहो, हम तो सुनेंगे नहीं। ठीक है ना, तो हर एक इंसान क्या देख रहा है, अपनी सहूलियत देख रहा है ना। आजकल ईमानदारी तो, मतलब कहीं, हाँ वही वाला काम है कि ईमानदारी गई तेल लेने, अपनी सहूलियत देखते लोग, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, अब अगर मान लिया मेरा इंटरेस्ट तो किसमें है, रिवीजन कराने में, टेस्ट लेने में, नोट्स बनवाने में, तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, तो दोस्त कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे, कहा सुनी तो होगी। समझ में आ रही है ना, मौत का तांडव तो होगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई। कह रहे इफ द सेल्स डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन, सेल्स डिपार्टमेंट तो फोकस कर रहा है कि जो डिजाइन हो वो कैसा हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो आगे तक की बात बता रहा है, उसने 10 रीजन बता दिए कि नहीं ये डिजाइन तो नहीं बनेगा। ठीक है, देन सच डिसएग्रीमेंट इज डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। चलो तुम आपस में लड़ते रहो, नुकसान किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छी बनाई हमने स्ट्रक्चर, नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दरअसल क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ सेट ऑफ वर्ड है, जब तक वो बोलता नहीं हो ना, बच्चे को बात समझ में नहीं आती, मतलब उसके कम लेवल समझ में नहीं आता, कितना प्यार से समझाते रहो, लेकिन जब तक वो लोकल वाला एक्सेंट नहीं आता ना, तब तक मजा नहीं आता कॉन्सेप्ट में। चलो, हाँ, कॉन्सेप्ट भी नहीं मानते और बच्चे भी नहीं मानते। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अरे बच्चों सुनो ना यार, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज छोड़ के भाग गए, वो कहा सुनी हो गई थी ना अभी, तो कुछ एम्प्लॉयज छोड़ के भाग गए, हमारे मन में, हाँ वो डिपार्टमेंट को छोड़ के भाग गए, और अल्टीमेटली कंपनी को छोड़ के भाग गए। ठीक है, मार्केटिंग के बंदे। हम सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन वाले बंदों को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं जो नल्ले हैं, नल्ले, कुछ नहीं करते, नालायक, सुबह से लेके शाम तक, है ना। उनका बस क्या है कि कोई काम कर रहा होगा तो उसे बोलते हैं, ए आता है। ठीक है, मौसम बनाते हैं शाम को, है ना। वो कह रहा लगा के दियो, कोई ऐसे कर रहा है, कह रहा तेरी भी लगाऊं क्या। उनका बस ये काम है, नल्ले है। ठीक है, अच्छा कुछ। हाँ जी, तो वैसा, समझो समझो ना अभी आप बात। तो हम ये चाहते हैं, सुनो, ये तो वैसे ही नल्ले है,
हम ये चाहते हैं, थोड़ा मन में आया भी हमारे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ पे, क्योंकि ओवर स्टाफिंग हो रखी है, क्या हो रखी है, और वहां पे अंडर स्टाफिंग हो रखी है, क्योंकि छोड़ के भाग गए। ये जो टर्म है दोनों मैं कहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, स्टाफिंग चैप्टर में। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर स्टाफिंग और ओवर, प्रोडक्शन में ओवर स्टाफिंग हो रखी है और मार्केटिंग में अंडर स्टाफिंग। हमारे मन में एक बार ये आया कि ये जो एक्स्ट्रा बंदे हैं ना नल्ले, इन नल्लों को कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, कहाँ पे, मार्केटिंग में। कहाँ पे, बताओ कर सकते हैं क्या? इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कोई? तो ये इसका फायदा है कि नुकसान? तो हेडिंग बन गई इनफ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज पहली बात तो ये नल्ले है, चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि ये वाकई में काम करने वाले बंदे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी अगर ये तो नल्ले है, लेकिन अगर ये काम करने वाले भी होते तो भी मैंने क्या किसमें नहीं ट्रांसफर कर पाता? बाय, बिकॉज इनको काम आता है किसका, इनको ट्रेनिंग भी मिली होगी किसकी, और ये वहां पे जाके अब्बा जब्बा करेंगे, ठीक है ना? समझा क्या? तो ये नुकसान है इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो जो मैंने बताया, एक बार पढ़ के देखना, वो लिखा है क्या, इट में लीड टू inflexibility as employees get training in one function only and functional heads are not trained for top management position और even other departments के लिए जो positions है उनके लिए भी वो फिट नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से होगा क्या बच्चों, दे कांट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट्स फॉर पोजीशन। ना तो भी दूसरे डिपार्टमेंट में उनको क्या किया जा सकता, शिफ्ट किया जा सकता, ना ही किसी दूसरी पोजीशन पर उनको प्लेस किया जा सकता। नेक्स्ट है बच्चों डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट बाय प्रोडक्ट है फर्स्ट वाले का। एक बात बताओ, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे कोऑर्डिनेशन नहीं बिगड़ेगा क्या? यार तुझे कहा तो है हमने यार प्रोडक्शन बंद कर दे। क्या हो? यार तुझे कहा ना हमने प्रोडक्शन बंद कर दे, मार्केट में नहीं आ रही सेल्स, कितनी बार बताए तेरे को? नहीं नहीं यार मेरे को तो प्रोडक्शन करना ही है, मेरे को तो मेरे ही टारगेट मैं तो पूरे करूंगा, तू तेरा देख, मेरे को मेरा पता है, तू तेरा देख, कर ले तो फिर कर ले यार। टॉप मैनेजमेंट पूछेगी ना तो मैं बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा तेरे साथ। अब तू मेरे को मजबूर कर रहा है, ठीक है ना, मेरी लिमिट को क्या करने में, क्रॉस करने में। यार बोल रहा हूं ना मैं, मार्केट में नहीं आ रही यार सेल, नहीं आ रही, कहां से जनरेट करूं? उससे पूछ लेना जाके मार्केटिंग वाले से, उसको कितने एफर्ट लग रहे हैं। भाई ये डिजाइन बदलना है अपने को, क्या बदलना है? कस्टमर नहीं कर रहे प्रेफर, उधर कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, कह रहे भाई तू तेरा देख, रहने दे, काम डाउन, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स बेबी। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, बताओ अलाइन हो पा रही है सारी चीजें? नहीं हो रही ना। यूनिट, एकता आ रही है क्या? अरे तुम्हें लग रहा है मेरी बातों से कि एकता आ रही होगी? एकता आगे भी चली जाएगी। ऐसा देखेगी तो बाहर की बाहर को दरवाजा खोले, कह रहे यहाँ तो माहौल बना हुआ है, निकलो, ठीक है। भैया क्या जिंदगी, जिंदगी इतनी त्रस्त है क्या? कह रहे कोई तो आ जा। अच्छा है, चलो भैया, ऐसा नहीं है, हिसाब किताब है भैया हमारे मित्तल साहब का। हाँ चलो, नेक्स्ट है बच्चों डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। देखो बोल रहे हैं इट मे कॉज प्रॉब्लम, इट मे कॉज प्रॉब्लम्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। आगे पढ़ना, अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब काफी दिक्कत होगी कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, सिंस ईच डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द, है ना, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। समझ में आ रही है आपको बात, क्यों डिपेंड है बच्चों? भैया प्रोडक्शन होगा तो ही तो सेल्स कर पाएगा, प्रोडक्शन होगा तो ही तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर पाएगा। हाँ बोलो ना, फाइनेंस वाले को पैसा कब आएगा, जब सेल्स होएगी। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर शुरुआत से ही, है ना, परचेजिंग छोड़ो, सबका बाप है परचेजिंग वाला, वो परचेज ही नहीं करके दे रहा, कर लो क्या ही कर लीजिएगा, है ना, सारे खाली बैठे वेट कर रहे हैं, अब आएगा अब आएगा मेरा रॉ मटेरियल, अब आएगा। ठीक है, तो दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, है ना, पूरी की पूरी चेन है, इस चेन में कहीं पे भी दिक्कत आएगी ना तो पूरे के पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी फंक्शन है, सबको सफर करना पड़ेगा, तो डिफिकल्टी होगी कोऑर्डिनेशन बनाने में।
अरे यार, इंसान को अपनी एक बीवी 2 बच्चे नहीं संभल रहे, ठीक है ना, और यहाँ पे इतने सारे, हाँ इतने सारे डिपार्टमेंट संभालने होते हैं, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे कोऑर्डिनेशन, बड़ी दिक्कत आ जाती है आपस में। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। डिफिकल्ट टू होल्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसा नहीं, कहीं कहीं से आता हुआ नहीं दिख रहा पैसा, आउटफ्लो आउटफ्लो हो रहे, इनफ्लो हो नहीं रहे। मतलब थोड़ा मैं अपने रियल वाले एक्सेंट में आ जाऊंगा, मतलब रियल इन द सेंस कि जैसे एक्चुअल में होता है कंपनी में, जो मैंने देखा है उस वाले एक्सेंट में आ जाऊंगा, उससे पहले समझ लो, ठीक है ना। अब भाई लाला जी की कंपनी है, किसकी कंपनी है, लाला जी ने ब्लैक लाओ से, आगे नहीं बोलता बस, जो मैं बता रहा हूँ यार, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, देखा है मैंने, ठीक है ना अभी उनको आवाज चली जाए, वो सोचे हमें बुला रहे, बुला के लाओ उन्हें, आगे तुम देख लेना, जोड़ लेना जो भी जोड़ना है, ठीक है ना। मार्केटिंग वाले को, सॉरी उसे फाइनेंस वाले को बुला के लेके आओ, किसको बुला के लेके आओ, हो क्या रहा है ये? अबे चोट लगी, इधर देखो भाई, लाला जी वाली फीलिंग लो कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। हो क्या, पैसा तो आ नहीं रहा है, जा ही जा रहा है, आ क्यों नहीं रहा है ये तुम तो बेच के खा जाओगे हमें, ठीक है ना। सर देखो, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जवान लड़ाता है, ठीक है, ये लाला जी आंख दिखा रहे हैं तो आंख दिखाता है ठीक है। अब कह रहे हैं कि मार्केटिंग, सॉरी फाइनेंस वाले से बात चल रही है, अभी तक तो मार्केटिंग वाला तो आया नहीं पिक्चर में, ठीक है, कि पैसा जा ही जा रहा है, आ तो रहा ही नहीं है। अब हमारे से क्या पूछ रहे हो, फंड्स एलोकेट कर रहे थे मार्केटिंग वालों को, उनसे जाके पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, वो काहे की मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, पैसा तो मार्केटिंग वाले को जा रहा है ना, तो हम क्या बताए, हम तो देने वाले, हम तो मैनेज करने वाले। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए फंड्स अलॉट हुए, एलोकेट कर दिए हमने, उनसे जाके पूछो ना कि ये पैसा लगा कहाँ रहे है, लग रहा है तो आखिर लग कहाँ रहा है, कहाँ पहुंचा रहे हैं पैसा, लीड तो जनरेट होनी चाहिए ना, बुला के मार्केटिंग वाले को। और देखो अभी समझो किसने क्या किया, फाइनेंस वाले के ऊपर बात आई थी, फाइनेंस वाले ने टाल दिया किसके ऊपर, मार्केटिंग वाले के ऊपर। अरे लीड ही तो जनरेट कर सकते हैं, उधर वो कस्टमर को देखना, ओ देखो गाली दे रहा है, देखो तो तुम, चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, देखो गाली दे रहा है कस्टमर, वो देखो कस्टमर के साथ लड़ रहा है, पैसा आएगा ऐसे करके। हम तो, हमारा तो काम लीड जनरेट करने का था, कर दिया हमने, बुला के लेके आओ इसे यहाँ पे, ओ इधर आ, इधर, ठीक है, तेरे बाप की कंपनी है, तेरे बाप ने पैसा लगाया है हाँ वो ये जी, बात तो बताओ, बात क्या हुई, ठीक है ना। ये पैसा आ क्यों नहीं रहा है, ये पैसा लेके लेके जा रहे हो, पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं देखा अपना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, मुझे शर्म आ रही है, हया आ रही है मेरे को, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, कस्टमर देख के इसको मुजरा करने लगता है, अब तुम इसे प्रोडक्ट बोल रहे हो, ये 7 जन्म तक नहीं बिकेगा, 7 जन्म तक, मेरे को क्या बोल रहे हो, उसको जाके बोलो, वो तुम्हारा वो जो प्रोडक्ट मैनेजर है ना, वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टीम है, वो जो डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और जिसने नालायक ने प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, उससे जाके पूछो, मेरे को क्या पूछ रहे हो, बुला के लेके आओ, उसको भी बुला के लेके आ, सारे लाइन में लगा दिए हमने, एक दूसरे को बोल रहा है दूसरा। अभी क्या है, प्रोडक्ट वाला जो प्रोडक्शन वाला है वो आया, ये मेरी क्या गलती है बाबूजी, रॉ मटेरियल जब ऐसा लाके दोगे तो यही बनेगा उसमें, तो तुम क्या सोच रहे, रॉ मटेरियल जैसा लाके रखोगे तो वैसे तो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, काम तो चाहिए, प्रोडक्ट तो चाहिए तुम्हें एक नंबर, और रॉ मटेरियल में जाए ना चवन्नी भी, ठीक है ना, क्यों नहीं जाए चवन्नी, पैसे तो बराबर से एलोकेट हुए, पैसे तो बराबर से गया है, ठीक है ना, बुला के लेके आओ उसको, परचेज मैनेजर को, क्या खरीदी करी उन्हें देखते हैं हम, ठीक है ना। उसने खरीदी करी अपने रिश्तेदार से, वो वाली प्रोसेस लगा देना, वो वाला जो फ्रॉड होता है परचेज में, ठीक है ना। वो कह रहा है जी मैं क्या करूं, एकदम से बताया था इसने प्रोडक्शन मैनेजर ने कि एकदम से चाहिए हमें रॉ मटेरियल, मैं क्या करता, इमरजेंसी में परचेज करा था, महंगा परचेज हुआ और ऐसा ही मिला है जल्दी जल्दी में, ना देता तो मेरे को डंडा कर देता, मेरी गलती निकल जाती,
ठीक है ना। अब ये कार्यक्रम बच्चों प्रैक्टिकली चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकता रहेगा। वो होता है ना पार्सल वाला कुछ तो गेम होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो पिलो पार्सल करते हैं कुछ तो, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता। हाँ पार्सल पार्सल जो भी बोलो तुम, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या बोलते क्या नहीं बोलते उसे। तो ये ऐसे कर रहा है, जैसे ही गाना सा रुकता है तो वो ले दूसरे पे, ठीक है ना, उससे पहले दूसरे पे। आप खेलते रहो, किसको जिम्मेदार ठहराए, साला नुकसान तो हमारा हो रहा है, लाला जी की ऐसी तैसी हो रही है, ये बताओ ना। भैया लाला जी का तो पैसा लगा हुआ है, तुम आपस में खेलते रहना, और लाला जी की कंपनी है, पैसा उन्होंने लगाया है, दिक्कत तो दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द डिस्क हो रहा है ये तो डांस कर रहे हैं इधर इधर ऐसे ऐसे करके। दर्द किसे हो रहा है, लाला जी को। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना काफी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे की गलती निकालते, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की, है ना, सारे मिल करके फिर एक को लपेट लेते हैं, एक सारे को लपेट लेते हैं, यही गेम चलता रहता है। It becomes difficult to hold a particular department accountable if the organizational goal is not achieved। भैया लाला जी को तो पैसों से मतलब है, पैसा तो नहीं आ रहा ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव नहीं हो रहे, तो यहाँ पे तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगी, किसको हम क्या कर रहा है, अकाउंटेबल ठहराए, जिम्मेदार किसको ठहराए, बड़ी मुश्किल होगी। नेक्स्ट है फंक्शनल एम्पायर, क्या है, कंपनी का ही तेल लेने, ठीक है ना भैया शनिवार है आज, शनिवार है यार आज, शनिवार नहीं है क्या आज। हाँ तो बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि फंक्शनल एम्पायर, हमें नहीं मतलब है कंपनी से, हमारी कंपनी है, हमारा डिपार्टमेंट, तो बच्चों यहाँ पे फंक्शनल एम्पायर बन जाते, क्या बन जाते हैं, वो कह रहा है फराज कुछ तो ख्याल कर, पूरी कंपनी का ख्याल करना है। मैं कह रहे नहीं नहीं, पूरी कंपनी नहीं, हमारी तो कंपनी हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो अपन लोग कंपनी किसे मान रहे हैं, जस्ट अपने डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं। हमें नहीं मतलब है भाई कंपनी से, हमारी कंपनी हमारा डिपार्टमेंट है, फंक्शनल एम्पायर, ठीक है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये पूरी कंपनी की नहीं सोच रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर क्यों सोचेगा पूरी कंपनी की, जिसका जो काम है वो अपने आप देखेगा। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को तो क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, विच लीड्स टू फंक्शनल एम्पायर, बस केवल अपने अपने में क्या रहते हैं, ये अपने अपने में जीते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इससे फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं, वेयर डिपार्टमेंटल फंक्शंस आर गिवन मोर इंपोर्टेंस, यहाँ पे ज्यादा इज्जत किसको दी जाती है, रादर देन कंपनी को। कंपनी को कोई इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत जो मिलती है किसको मिलती है, डिपार्टमेंट्स को, ठीक है ना। अब एक मतलब सब सारे के सारे डिपार्टमेंट को फंड्स एलोकेट होने हैं, क्या होने हैं, फंड्स एलोकेट होने हैं, तो सब ये सोच रहे हैं कि मेरे को ज्यादा मिल जाए फंड्स, मेरे को ज्यादा मिल जाए। अरे कंपनी तो सबसे ही चलेगी ना, सबको जितने मिलने चाहिए उतने ही, हर एक डिपार्टमेंट में मेरे को ज्यादा मिल जाए, कैसे बात बनेगी भाई, तुम कंपनी की तो सोच ही नहीं रहे हो, तुम तो केवल अपनी अपनी सोच रहे हो, समझ में आ रही है। तो ये दिक्कत है बच्चों, और इसकी एमटी जल्दी से देख लो, सीआईडी का डिफिकल्ट फंक्शनल एम्पायर है, ठीक है ना। सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई फॉर इनफ्लेक्सिबिलिटी, डी फॉर डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। सीआईडी का डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल फंक्शनल एम्पायर है, फंक्शनल एम्पायर एज इट इज हेडिंग है। थैंक यू वेरी मच, कल थोड़ा और देखेंगे इसको, आज के लिए इतने करते हैं।